नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में करप्शन पर सीएम का प्रहार जारी है, लेकिन उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से बेपरवाह सूबे के अफसरों पर इसका प्रभाव कम ही दिखता है। आए दिन कोई न कोई बाबू अफसर करोड़ों की दौलत के साथ पकड़ा जाता है। अब एक और मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारी की दौलत और शानो शौकत देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। लोग कहने लगे ये सरकारी नौकर है या नोट छापने की मशीन। देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। तीस 30,000 की सैलरी, लेकिन 30 लाख का टीवी, फार्म हाउस और 7 करोड़ की संपत्ति। इंजीनियर है या नोट छापने की मशीन? कुत्तों का वार्डरोब देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप मैडम ने 100 कुत्ते पाल रखे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रभारी सहायक यंत्री संविदा हेमा मीणा के ठिकानों पर गुरुवार को लोकायुक्त का छापा पड़ा है। भोपाल के बिखलरिया स्थित आवास फार्म हाउस समेत ठिकानों पर सुबह 6 बजे से जारी है। घर में 30 लाख की एलईडी लगा रखी थी। लग्जरी लाइफ की शौकीन हैं। फार्म हाउस पर 100 देसी विदेशी ब्रीड के डॉग्स पाल रखे हैं। 20 लग्जरी कार खड़ी मिली। खुद को आईपीएस बताती हैं। बंगले के कर्मचारियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का यूज करती हैं। मीणा की मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। अब तक की जांच में 7 करोड़ रुपए की कीमत की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये आय से 232% ज्यादा है। भोपाल के बिकलरिया में हेमा मीणा ने अपने पिता के साथ 20,000 वर्ग फीट की जमीन खरीद रखी है। इस पर 1 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला भी बनवा रखा है। भोपाल, रायसेन और विदिशा के कई गांवों में जमीन खरीदे जाने के दस्तावेज भी मिले हैं। ये सुश्री हेमा मीणा हैं, जो सहायक यंत्री हैं, सहायक उपयंत्री हैं एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में जी। इनके खिलाफ 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें लेख था कि इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। चूँकि ये संविदा के पद पर हैं और इनका वेतन काफ़ी कम है, तो उसमें एक जांच प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज किया गया और उसमें जांच की गई मेरे द्वारा, और ये पाया गया कि जो इनके द्वारा ये जिस जगह पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरा सेटअप इनने इनके फादर के नाम पर परचेज करके बनाया है और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी परचेज की हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? यहाँ इतने अफसर बाबू कैसे अकूल दौलत बना लेते हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में पहले कोई रंग हाथ पकड़ा जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता, क्योंकि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी न करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते कि 7 साल से कम सजा वाले प्राविधान में आरोपित को नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में भ्रष्ट अधिकारी जेल की हवा खाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी बच जाते हैं। नतीजन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो जब जीरो टॉलरेंस है तो करप्शन इम्बैलेंस क्यों है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मिलन भार्गव जी जुड़ चुके हैं। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत सिद्धार्थ जी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूपेंद्र जी। मिलन जी, जिस तरह से प्रदेश सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, हालांकि अब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी अकूत संपत्ति इस सरकारी कर्मचारी ने जमा कर ली, तब शासन प्रशासन को इसकी भनक कैसी नहीं लगी? महज 30,000 की सैलरी है, लेकिन साम्राज्य करोड़ों का है। जी, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ कर उनको सलाखों को पीछे डालना, ये सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत ही है। कोई भी छोटा या बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, उसको सलाखों को पीछे जाना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने बार बार करके दिखाया। इसके कई सारे जीते जागते उदाहरण हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ आईएएस भी हैं, टीनू जोशी टाइप के जो लोग हैं, जो सलाखों के पीछे रहे
ऐसे छोटे बड़े आए दिन भ्रष्टाचारियों की यदि शिकायत हमारी सरकार की एजेंसी से मिलती है, वह उनको पकड़ करते हैं, रंगे हाथ भी पकड़ते हैं, जिसके तहत उनको सजा का प्रावधान जो न्यायपालिका देती है उसके साथ सजा भी पाते हैं। जी सिद्धार्थ जी, मिलन जी का कहना है कि कार्रवाइयां हो रही हैं और समय समय पर जब इस तरह के खुलासे होते हैं तब एक्शन लिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये? सिद्धार्थ जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं कि जहां कहीं भी कोई भ्रष्ट कर्मचारी पाया जाए उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, कार्रवाई देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब नतीजा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब कहते हैं ना कि घड़ा बहुत ज्यादा भर जाता है, तब ऐसी स्थिति क्यों आती है कि कार्रवाई की दिशा देखने को मिलती है, उसके पहले क्यों नहीं? देखिए जी अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। बात यह है कि देखिए पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, अपने कन्वेंस करने के लिए जनता से बोलते हैं कि तुरंत कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई है तो उनके अनुरूप ही होती हैं। अभी इसी प्रकरण में देखिए कि उन्होंने वाइट दी है उनके पुलिस अधिकारी ने, जिसमें कहा गया है कि 2020 की शिकायत है, एक्शन कब हो जाए, 2023 में हो रहा है। तो इतनी लंबित प्रक्रियाएं क्यों होती हैं? और जिसको शासन को अगर किसी को करना होता है तो वो तुरंत ट्रेप हो जाता है, तुरंत अरेस्ट हो जाता है, सब कुछ कार्रवाई तुरंत हो जाती है। तो यहाँ पे एक राजनीतिक विल पावर तो की कमी तो है, ये आप माने, क्योंकि आप इसी प्रकरण को देख लें, 2020 की शिकायत है दर्ज और उसको अरेस्ट या उसको पकड़ने के लिए उन्होंने 3 साल लगा दिए। बताइए, लगभग 2.5 साल तो हो ही गए। अब ये जो प्रक्रिया के जो मायने रखते हैं, तो आप तो कहने के लिए राजनीतिक रूप में कुछ भी कहते हैं कि हमने इस तरह से तुरंत कार्रवाई, जीरो टॉलरेंस वगैरह, वो तो ऐसा तो कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। तो पहले 92 में लोकायुक्त ने एक बहुत बड़ा वो किया था कि बेम्बकर एक जबलपुर में इंजीनियर था, उसके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए पाया गया था, बाथरूम सब जगह, वो बहुत बड़ा प्रकरण बना हुआ था। उसके बाद लेकिन इन कार्रवाइयों में ये तो निश्चित रूप से है कि लोगों में जनता खुद अवेयरनेस आया है और शासन के ऐसे कोर्ट के न्याय प्रक्रियाओं के ऐसे आदेश रहे जिससे क्या है उनको हेल्पलाइन नंबर और तुरंत कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा, जिससे प्रकरणों की संख्या सिस्टम में, और कई लोग बच भी जाते हैं। लेकिन पहले के रेशों में आज के समय में दंड की प्रक्रिया ज्यादा हुई है, ये हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया में भी शीघ्रता आई है। लेकिन अगर ये सब चीजें अगर थोड़े स्तर पे पहले ही देख लिए जाते हैं, अगर ये इस तरह से लंबी अवधि ना आए, तो लोगों में, जनता में, और जो सेवक लोग हैं, जो जनसेवक हैं, उनमें ये संदेश आएगा कि करप्शन को रोकना चाहिए, करप्शन के प्रति लोगों में ये अवेयरनेस आएगी कि हमको करप्शन नहीं करना है। लेकिन ये निश्चित रूप से शिकायतों का प्रकरण बढ़ा है 10%। अभी आप ही के रूप में है कि यूडब्ल्यू के केसों में बढ़ा है, लोकायुक्त के केसों में पिछले साल की 2021-22 की अपेक्षा इस तरह से बढ़े। तो लोग तो जाने लगे हैं, अब शिकायतें होती हैं, लेकिन उन शिकायतों का जल्दी तक, उसमें कई भी कारण है, मैंने उसको बड़े उससे देखा है क्या कि वो ही पुलिस के लोग होते हैं, वो उसी में चले जाते हैं, यूडब्ल्यू में चले जाते हैं, लोकायुक्त में चले जाते हैं, तो उनका जो सिस्टम रहता है वो पॉलिटिकल जुड़े रहते हैं। और वो जुडिशरी बॉडी जरूर होती है, लेकिन उसमें जो स्थानांतरण होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, वो पुलिस अधिकारी ही होते हैं और वो सेवाएं अपनी देते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो उस प्रक्रियाओं में विलंबता आती है और कुछ चीजों में तीव्रता भी आती है। तो ये जो चीजें हैं, इन सिस्टम में थोड़ा अच्छी पारदर्शिता आए और निश्चित रूप से जिम्मेदारियां तय हों और समय पे कार्रवाइयां हों, तो निश्चित रूप से इस पे अच्छी दिशा हो सकती है। बिल्कुल एक बहुत वाजिब सवाल उठाया मिलन जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी ने, कि जब 2020 की शिकायत थी और जिस तरह से तो ऑन रिकॉर्ड है कि 2020 की शिकायत थी, लेकिन कार्रवाई करने में इतना वक्त लग गया, तो क्या आपको लगता है कि सिस्टम में अभी और ज्यादा कसावट की जरूरत है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब विभाग के पास सूचनाएं पहुंचती हैं उस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा ढील भी बरत दी जाती है। क्या इससे सहमति रखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार के मामले की आप चर्चा 2020 की जी जी कब शिकायत की
और जिस जांच एजेंसी ने उसको पकड़ा है भ्रष्टाचारी को, वो बता पाएंगे। मैं इसमें इतना कह पाऊंगा सरकारी पक्ष से और राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते कि जांच एजेंसियों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता यदि आप सबको लग रही है तो उसके पे विचार होगा और विमर्श होगा, और क्या सुधार हो सकता है समय समय पर मीडिया को बताने की जिम्मेदारी संवैधानिक तौर पर भी सुरक्षित है। देखिए, बार बार समाज से जो बात उठती है सरकार उसमें फेरबदल करती है। कानून की एक अपना सिस्टम है, कानून की जो प्रक्रिया है, कानून बनता है, संवैधानिक संस्थाएं कानून को बनाती हैं, उसकी प्रक्रिया है। जांच एजेंसी की भी अपने एक मापदंड है, किस मापदंड के अंतर्गत वो काम करते हैं ये भी बहुत सारे जानते हैं। और मध्य प्रदेश हो या देश की सरकार, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वे सब मजबूत हुई हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। इसके कई बड़े उदाहरण आपने देखे जिन लोगों को कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि पूरा देश जानता था ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वे खुलेआम घूमते थे, राजनीतिक चोला उड़ के घूमते थे, राजनीतिक पार्टियों में भी थे, वे सब सलाखों के पीछे गए। ये सरकारों ने देखा, ये जनता भी देख रही है। देखिए, सुधार होने की गुंजाइश यदि है तो आगे होगी। निरंतर बदलाव आता है, समय समय में बदलाव में कानून की प्रक्रिया में भी बदलाव आता है, कानून की धाराओं में भी बदलाव आता है। जांच एजेंसी अपना पैटर्न भी चेंज करती है, ये समय के अनुरूप होता है। हमारे आप विमर्श करने से शायद उस बात में तेजी आए, लेकिन ये एक सिस्टम है, वो सिस्टम अपने आप काम करता है। चलिए, तो विमर्श करने से इसमें तेजी आ सकती है, कार्रवाई की दिशा बढ़ सकती है, लेकिन सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, बीजेपी का कहना है। हम रुक कर लेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह जी का। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से ये बहुत बड़ा मामला है कि जिस सरकारी कर्मचारी की सैलरी ही 30,000 है, उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। 3 साल पहले शिकायत की जाती है, कार्रवाई अब होती है। क्या मानते हैं, जिम्मेदारी किसकी है, शासन की या प्रशासन की? देखिए, ये तो बहुत छोटे अपराधी हैं जी। अभी भ्रष्टाचार में अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी तो इसमें और भी बड़े बड़े मगरमच्छ निकलेंगे जी। एक 2016 में संविदा नियुक्ति पर एक महिला की नियुक्ति होती है इंजीनियर की, और वो आज 100 कुत्ते, विदेशी कुत्ते, एक कुत्ते की कीमत करीब 1-1.5 लाख है जी। फार्म हाउस देखिए आप जी। आपको याद होगा, यही वही भारतीय जनता पार्टी जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के 2003 में आई थी जी। और इन्हीं के राज्य में टीनू जोशी और उनके पति दोनों पकड़े जाते हैं, जिनके पास 500 करोड़ से ज्यादा नकदी और लगभग 500 करोड़ के करीब उनकी संपत्ति पकड़ी जाती है जी। आपको याद होगा जी। अगर निष्पक्ष मध्य प्रदेश के अंदर आज जांच करा लें तो बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे, जिनके पास कल तक खाने के लिए पैसा नहीं था, घूमने के लिए गाड़ी नहीं थी, जिनको मात्र 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिलती है, वो आज की डेट में कम से कम 100 करोड़ के आदमी हैं विगत 17-18 सालों में। तो ये भ्रष्टाचार देखिए, 287 करोड़ का चिक्की घोटाला, ये किसमें हुआ ये आपको भी मालूम है। आंगनवाड़ी में आप पोषण आहार घोटाला, ठीक है, 16 करोड़ कैंपा घोटाला, ये घोटाले सामने हैं। व्यापम घोटाला आपको मालूम ही है, व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, जिसमें शिवराज सिंह जी और साधना सिंह जी दोनों के ही नाम घसीटे गए थे। तो ये तो पूरी सीरीज है जी, वेब सीरीज बना के, और ये केरला और ये मूवीज बना के उस पर टैक्स फ्री करते हैं। जवाब दें जी। शिवराज सिंह जी अपने ऊपर एक वेब सीरीज बनाई भ्रष्टाचार की। जिस दल के प्रमुख जमानत पर चल रहे हैं वो अलग अलग धारा में 420 केस में सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, वाड्रा परिवार, सबके सब तो इनके दल के प्रमुख 420 केस में जमानत पर चल रहे हो। भ्रष्टाचार की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सोने पे सुहाएगा। देखिए, जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, बोपोर से लेके 2G, कोलगेट। सुनिए, सुनील शर्मा जी आपके गए थे, सुनील शर्मा प्रदेश की जनता ने दिया तो उसमें भी उन्होंने तबादला उद्योग चलाया, जन हितैषी योजनाओं को खाना शुरू किया, बंद कर दिया, 5 रुपए की थाली बंद कर दी, बच्चों की साइकिल बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, गरीब कन्याओं के विवाह बंद कर दिए, तमाम तरह की योजनाओं को सुनिए, आप लोगों ने सारी योजनाएं भ्रष्टाचार को पैर चढ़ाने के लिए बनाई थी। माननीय कमलनाथ जी ने सिद्ध की तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आयोजन को टाला गया, चाहे था शिवराज सिंह की तरह नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपराधी माफिया शिवराज सिंह के तमाम नेता तो जमानत पर चल रहे हैं, तो किस मुंह से ये भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं? ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तभी तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी अंदर जा रहे हैं। या तो जमानत पर चल रहा है इनकी पार्टी की तरह। राहुल गांधी क्यों जमानत पर चल रहा है, क्यों सोनिया गांधी जमानत पर चल रही है? सिद्धार्थ जी जवाब दें जी। पुलिस, पैसा प्रशासन, ईडी, सुप्रीम कोर्ट,
सीबीआई सबका तो इस्तेमाल कर लिया और सब चाहे वो भी कर लो। अभी रॉबर्ट वाड्रा को अभी क्लीन चिट मिली है और आपके राज्य में मिली है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मिली है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अगर भ्रष्टाचार सिद्ध कर लेते, सीबीआई ने बुला के बैठाला, ईडी ने बुला के बैठाला, राहुल गांधी को क्या हुआ? राफेल की जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं बता रहे प्रधानमंत्री? 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी में किसका है बताइए? क्या उनके मुख्यमंत्री काल का है? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो पैसा कहां से आया? और उनके खास दोस्त विनोद अडानी भूल गए कि अखबार के नाम पर देश की जमीनों को लूट कर, मॉल तान कर किस प्रकार से घोटाले किए हैं, उस 400 के तमाम घोटाले चल रहे हैं। राहुल गांधी की संसदीय चली गई, अपराधियों भ्रष्टाचारियों गांधी जी जमानत पे चल रही है, पूरी की पूरी पार्टी के 420 की जमानत पे। इस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? पहले अपनी संलिप्तता बोलने, सबसे बड़ी तब इस तरह की बात तो आएगी आपको। नहीं रही, पहले भारतीयों के लिए बनाई थी, ये बन गई भ्रष्टियों के लिए। गले के ऊपर आ चुका है भ्रष्टाचार कांग्रेसियों। अरे भ्रष्टाचार कर करके इस तरह की बातें यदि करेंगे भ्रष्टाचार में, जनता को मालूम है यही कारण रहा कि आप 5-5 महापौर हार गए अभी, आपके 16 होते थे। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, दोनों ही दलों को आपने सुना, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो ये है कि ईओडब्ल्यू में केसेस जो हैं, जो ये केस भी है, कितने सालों में कितने केसेस हुए। 2022 की बात करें तो 101 केस हुए हैं, 2021 में 91 थी संख्या, 2020 में 60 केस थे। यानी पिछले 3 सालों की यदि हम आंकड़े देखें डॉक्टर भूपेंद्र जी, तो आंकड़े लगातार बढ़े हैं। क्या लगता है कि शिकायतें बढ़ गई हैं या फिर जो कार्रवाई की दिशा है वो बढ़ गई है? दोनों में अनुपातता वृद्धि हुई है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है, लोगों के प्रति ये आया है कि जैसे में आए थे तो उनका कहना था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी एक और स्पीच थी बहुत जो प्रभावशाली थी कि अगर करप्शन रोकने के लिए मुझे अगर नया विभाग खोलना पड़े या नए युवाओं की भर्ती करने पड़े, तो नेताओं के जो आइडियोलॉजी होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। तो उनकी शुरुआत की तो वास्तव में बड़ा संदेश गया और उस पर करप्शन पे लोगों को लगा भी थी कि आशाएं लगी थी। लेकिन जो स्टेट लेवल पे, जो राज्य स्तर पे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये तो संदेश जाता है कि लेट लतीफी होती है और जिन पे कार्रवाई होनी है उन पे कार्रवाई कैसे की जा रही है ये भी। लेकिन हाँ, जनता ये जानती है कि हमारा पैसा है और हमारे पैसे से किस स्तर पे हमारे पैसे से दुरुपयोग हो रहा है, उनकी शिकायतों का भी रेशो बढ़ा है और ये ब्यूरोक्रेसी पे भी एक दबाव बना है कि हम किस तरह से इस कार्रवाई को सुयोजित करें और कार्रवाई करने के लिए वो बात। तो ये तो बहुत से फैक्टर है। लेकिन अभी ये एक अच्छी बात कही पूर्व वक्ता ने भी किया, और ये करप्शन क्या है, ग्रास रूट तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चाहे चतुर्थ श्रेणी या द्वितीय श्रेणी हो और या प्रथम श्रेणी, सब जगह व्याप्त तो है, पर सिस्टम में तो नहीं। लेकिन सिस्टम में जो उन्होंने जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग किया है उससे करप्शन थोड़ा बहुत तो रोका है, लेकिन जो उनके सिस्टम में जो करप्शन है, जो टेंडर्स और दुनिया भर की जो चीजें हैं जो चलती हैं, उनमें जो लेन देन का होता है वो बहुत ही है। तो ये इस चीज को सरकार को देखना पड़ेगा और अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, नियमों को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा। जो अरेस्टिंग का जो अपने यहाँ जो कानून का प्रावधान है कि 7 साल की सजा में नहीं कर सकते, तो इस तरह इनको करना पड़ेगा। जब ये लोग जेल जाएंगे, इस तरह से पैरोल पे आएंगे, तो इनका कैरियर डैमेज होगा जब ये लोग इस तरह से सीखेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस आई है और लोग अपने अधिकारों के प्रति अब चाहते हैं कि हमारा पैसा का दुरुपयोग न हो, और इससे मोटिवेट भी होते हैं, बड़े नेताओं से भी मोटिवेट होते हैं, इसमें कोई दो रात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से भी मोटिवेट होते हैं निश्चित रूप से। जी सिद्धार्थ जी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी बात पूरी करें। जी, रहता है तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी का उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा होगा, कहीं ना कहीं उनने प्रोत्साहित किया होगा। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ सीबीआई जांच के तहत मैडम को अरेस्ट करना चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें मालूम चलेगा इसके अंदर। ईडी सीबीआई केंद्र सरकार चला रही है, कुछ देर पहले आप बोल रहे जी मिलन जी, आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं जी। इसी एक जांच एजेंसी को भरोसा करके देश की संवैधानिक जांच एजेंसियों पर सवाल कम से कम ना खड़ा करें। न्यायपालिका निष्पक्ष होती है, यदि आपको किसी चीज पर आपत्ति है कार्रवाई पर, तो उसके निष्पक्ष होकर आप अपनी बात रखें। लेकिन भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आरोप लगाकर आप बच नहीं पाएंगे। आपकी गिरफ्तारी डूबी हुई भ्रष्टाचार में साबित हो चुका। इसीलिए
मध्य प्रदेश सरकार हो या देश की मोदी सरकार, ये भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने की कसम खा चुकी है। 2300 आपकी डबल कोई इंजन नहीं की मध्य बचेगा, प्रदेश में सबको जाना पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो उनकी जगह सुरक्षित जेल जी में है। सिद्धार्थ जी, मिलन जी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जांच जारी है, तो क्या कांग्रेस को जांच पर भरोसा नहीं है? लिखते हैं आप लोग। अभी दीपक जोशी जी ने क्या बोला था, कांग्रेस ज्वाइन की थी, कि जिनके पास अलग ही ट्रैक पर गाड़ी चल रही है इनके साथ जी। सिद्धार्थ जी, मिलन जी तो कह रहे हैं कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जांच जारी है, कार्रवाई होगी आगे, तो क्या कांग्रेस को जांच पर भरोसा नहीं है कि सही दिशा में जांच जारी है? याद है कि नहीं है? याद है जी। दीपक जोशी जी ने ये बात बोली थी प्रेस वार्ता में, 50% कमीशन चल रहा है मध्य प्रदेश में। जानते हैं ना 50% कितना होता है? दीपक जोशी जी कौन है? उसी सरकार के हिस्सा रहे। दीपक जोशी जी आपकी गोद में बैठ के यदि छूटनाथ की तरह आरोप लगाएंगे तो वो सच थोड़ी हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास सिर्फ 3 कमरों का शिवराज सिंह जी की बात मत करिए। आप तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी करिए और छूटनाथ के 15 माह के कार्यकाल की करिए कि कितना भ्रष्टाचार किया। उनके ओएसडी तक भ्रष्टाचार में संदिग्ध पाए गए थे, पकड़े गए, धरे गए थे। मिलन जी, जिस तरह से एक बहुत सही बात भूपेंद्र जी ने भी कही कि जो सिस्टम में लूप होल है उसके लिए कुछ और कठोर कदम उठाने की जरूरत सरकार को है। अब जब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता, ये शिकायतों का पुलिंदा बढ़ते जा रहा है, तो सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं जिससे जो आम जनमानस है उन्हें ये उम्मीद होगी जब भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश सरकार अपना रही है तो इसका खौफ अधिकारियों में भी है? निश्चित रूप से देखिए, जो भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, सरकार उसमें बहुत पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है, कठोरतम कार्रवाई कर रही है जी। मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि कहीं भी किसी भी रुपए और भ्रष्टाचार की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। सारी योजनाएं आपके लिए, आपके हित के लिए है। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए 1 रुपए देने की भी जरूरत नहीं। यदि कोई भ्रष्टाचारी इस तरह का जाल बुनकर आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है, आप जांच एजेंसी पे जानकारी दीजिए, उसको ट्रैप किया जाएगा और उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और आपको न्याय दिलाया जाएगा। जी सिद्धार्थ जी, आपकी बात पूरी करें। जी देखिए, भ्रष्टाचार का पूरा एक ये फॉर्मेट बन चुका है, ये पूरा एक सिस्टम हो गया है और इसमें भी बाकायदा इसके भी पूरे के पूरे एजेंट तैयार है। आप आरटीओ में जाइए जी, मैंने कई बार देखा कि आरटीओ में जो आरटीओ पदस्थ होके जाता है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? सुनिए, आप पहले आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए सिद्धार्थ जी, वहाँ पे कटर लगाए जाते हैं, बिचौलिए लगाए जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत आती है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है। पूरे परिवहन विभाग के अंदर पूरा एक मॉड्यूलर सिस्टम बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को हमें ध्वस्त करना पड़ेगा। झूठे आरोप लगाना और एक प्रोपेगेंडा तैयार करके आप अपनी राजनीति थोड़ी कर सके। जमीनी राजनीति आपकी किसी चुकी है। सुनिए, आप सत्ता में लोकपाल बिल के लिए लेकर आए थे ना, फिर लोकपाल बिल क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? जब ये बात राजीव गांधी जी ने बोली थी कि मैं ऊपर से 100 रुपए देता हूँ, नीचे 1 रुपए पहुंचता है, तो हमें लोकपाल की जरूरत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल क्यों नहीं लेके आ रही है? लोकपाल बिल लेके आइए आप। तो कांग्रेस पार्टी ने पकड़वाया क्यों नहीं? कौन है भ्रष्टाचारी आरटीओ? पकड़वाइए। कमलनाथ जी एसी कमरे में बैठ के राजनीति करेंगे? कैसे कमरों में बैठ के बयानबाजी करेंगे? सिर्फ झूठे आरोप ना लगा। डॉक्टर भूपेंद्र जी का हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे। भूपेंद्र जी, क्या लगता है कि अब ये जो मामला है वो सिर्फ प्रशासनिक ना होकर शासकीय हो गया, यानी कि इसका भी क्या राजनीतिकरण हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल राजनीतिकरण हो ही गया है, राजनीतिकरण होना है, वो तो उसको कोई नहीं रहा। लेकिन अब वो एक्यूज बन गया है, जो महिला है वो एक्यूज बन गई है, मीणा मैडम। अब उसमें ट्रायल होगा और निश्चित रूप से अब वो बचने की गुंजाइश तो नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा 232 गुना उनका इनकम का वो चार्जेस है और वो सब आजकल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है, क्योंकि मीडिया भी उसको ट्रेस आउट करती है। वो तो आप तो निश्चित रूप से वो न्यायालय प्रक्रिया में जाएंगी। अब वो जो न्यायालय प्रक्रिया में होगा और जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो वो निश्चित रूप से बिल्कुल जैसा ही होगा, वो उसमें कुछ नहीं है, सिस्टम में कहीं पे भी लूज नहीं होगा। अब तो वो निश्चित रूप से मुझे तो इस पे विश्वास है कि वो अधिकारी लोग वगैरह उस पे करेंगे। लेकिन ये प्रक्रियाएं जो होती हैं, कभी इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले होती हैं, ये संस्थाएं निरंतर काम करने चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो शिकायतें आती हैं या उनके जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है जहां से वो रिसोर्सेज से सूचनाएं प्राप्त करते हैं,
और उनमें अधिकांश मैं देखता हूँ पटवारी रेवेन्यू विभाग के ही लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं, लेकिन और भी विभागों में करप्शन है, सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, उसमें और पारदर्शिता आनी चाहिए। दूसरी बात, जो सिस्टम में जो नए आईपीएस आते हैं उन लोगों को उनमें नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा सा एक्टिवनेस होता है उनके अंदर, ज्यादा काम कुछ करने की पद्धति होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे अधिकारी नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो लोग, उनमें क्षमताएं कुछ ज्यादा होती हैं, वो पॉलिटिकल दबाव को कम प्रेशराइज होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर सरकार चाहेगी तो सिस्टम बिल्कुल सुधरेगा, जिस दिन चाहेगी तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो ये ट्रायल पे आ गया, अब तो न्यायिक प्रक्रिया में आ रहेगा, तो निश्चित रूप से इनको तो बिल्कुल कोशिश वही होनी चाहिए कि जब ये अब ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें आ गई तो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की दिशा तय हो, ताकि औरों को भी ये संदेश जाए कि वक्त रहते हुए ही जो बागडोर है वो संभाल लेनी है और कहीं भी कोई अनियमितता ना पाई जाए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।